आधी रात को अचानक किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। इन आवाजों को सुनते ही सरदार की बीवी उठी और दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। यह आवाज सरदार की थी। अपने पति के चीखने की आवाजें सुनते ही आराधना बाहर आई और पास में मौजूद तालाब की तरफ चली गई, जहां से ये आवाजें आ रही थीं। जी आप ठीक तो है ना? आराधना ने इधर उधर देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन तभी उसकी नजर तालाब में पड़ी जिसमें चांद की रोशनी सीधे पड़ रही थी। वहीं तभी उसे एक बड़ा सा सफेद रंग का सांप उसमें दिखाई दिया जो अपना मुंह खोलकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस सांप को देखते ही आराधना जोर से चिल्लाई। आराधना की आवाज सुनते ही सब लोग वहां आ गए। आराधना अपने पति को पकड़कर जोर से रोए जा रही थी। काफी देर तक रोने के बाद उसे हल्का महसूस होने लगा, ऐसे जैसे उसके दिमाग से सारा स्ट्रेस खत्म हो गया हो। थोड़ी देर बाद माया ने आराधना को अपना बनाया काढ़ा पिलाया, जिसे पीने के बाद वो सो गई। सुबह आराधना पहले की तरह काफी अच्छा महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर एक चमक नजर आ रही थी और अब वो पहले की तरह घर से बाहर भी निकलने लगी थी। अब आपको कैसा लग रहा है? फिर से जिंदा महसूस कर रहे हैं। ये आपने कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये आपने खुद किया है। वहीं इतने में सरदार भी वहां गया। आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, इन सब के लिए शुक्रिया। और हमारी वजह से जो आप लोगों को परेशानी हुई उसके लिए माफ करना। पत्नी के प्यार में हमने आपकी जान खतरे में डाल दी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। विनोद, जाओ इन लोगों को गया तक छोड़ दो और कोई पैसे मत लेना। ठीक है भैया। सरदार की पत्नी को ठीक करने के बाद आर्यन और उसके साथी गया के लिए निकल पड़े। माया और आर्यन दोनों अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि तभी रवि ने माया से पूछा, माया, तुम्हारे उस काढ़े में क्या था जो सरदार की पत्नी इतनी जल्दी ठीक हो गई? कुछ भी नहीं, वो काढ़ा तो मेरी दादी मुझे पिलाती थी ताकि मैं अच्छी नींद ले सकूं। और जहाँ तक बात सरदार की पत्नी की है, तो आराधना की बीमारी मानसिक थी। सांप को देखने के बाद उसके मन में डर बैठ गया था, जिसे वो रिकवर नहीं कर पाई और बीमार रहने लगी। मैंने बस उस डर को खत्म करने की कोशिश की। और अच्छा हुआ आपका प्लान काम कर गया, वरना अभी हम लोग स्वर्गलोक में बैठे होते। ये सुनते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन आर्यन के मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था। उसने अपनी जेब से नाक का वो छल्ला निकाला जो वासुकी गलती से उस दिन उसके पास भूल गया था। उस नाक के छल्ले को देख उसे कई फन वाली नाक की तस्वीर याद आ गई जो उसने सरदार के पुराने घर में देखी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सरदार के घर में कई सर वाले नाक का दिखना और उस दिन वासुकी का छल्ला उसके पास रह जाना सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और। आखिर क्या था नाक के छल्ले का रहस्य? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। एक लंबे सफर के बाद आखिर आर्यन, माया, रवि और विष्णु बोध गया पहुंच गए थे। मैंने इस जगह के बारे में काफी सुना था, आज पहली बार देख भी रहा हूँ। लेकिन ये लोग यहाँ ऐसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ लोग अपने परिजनों का पिंडदान करने भी आते हैं। बोध गया में पिंडदान की कहानियां सदियों पुरानी है। और वो देखो, वो है वो पेड़ जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन इस जगह का सांपों से क्या कनेक्शन है? मैं अभी भी समझ नहीं पाया। इस जगह का नहीं, लेकिन शायद उस तालाब का कनेक्शन है। आर्यन ने साइन बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा जो मुचलिंदा तालाब की तरफ जाने का इशारा कर रहा था। वही जैसे ही वो लोग उस तालाब पर पहुंचे तो उन्होंने तालाब के बीचों बीच गौतम बुद्ध की मूर्ति देखी, जैसे एक नाग के स्टैचू ने अपनी छाया दे रखी थी। वहीं तभी माया ने आर्यन, रवि और विष्णु को आवाज लगाते हुए कहा, ये देखो, यहाँ पर इस तालाब के बारे में लिखा है। मुचलिंदा सांपों के राजा थे जो मुचलिंदा झील पर राज करते थे, जिन्हें न्याय के लिए जाना जाता था। इसी दौरान उन्होंने लोगों से गौतम बुद्ध के बारे में सुना। गौतम बुद्ध के बारे में जानने के बाद मुचलिंदा के मन में भी उनसे मिलने की इच्छा जागी और वो उनसे मिलने पहुंच गए। पर उस वक्त गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। जब राजा मुचलिंदा ने बुद्ध को ध्यान करते देखा तो उन्होंने अपने शरीर को एक विशाल सांप के रूप में बदल लिया और बुद्ध के चारों ओर अपनी पूंछ लपेट दी ताकि वो उन्हें सुरक्षित रख सके। वहीं तभी राजा ने देखा कि आसमान में बादल घिराए हैं और बारिश होने वाली है। उन्होंने अपनी पूंछ से बुद्ध को बारिश से बचाने के लिए छाया प्रदान की। जब बारिश शुरू हुई तो मुचलिंदा ने अपनी पूंछ से बुद्ध को पूरी तरह से ढक लिया ताकि वो बिना किसी परेशानी के ध्यान लगा सके। कुछ वक्त बाद जब बारिश थम गई और बुद्ध ने ध्यान समाप्त किया
तब उन्होंने राजा मुचलिंदा को आशीर्वाद दिया और उन्हें ज्ञान दिया, जिसे नागराज मुचलिंदा ने अपनी प्रजा में फैलाया। अब समझ आया उस मैप पर गौतम बुद्ध की आकृति क्यों बनी थी। यानी अगर ये कहानी सच्ची हो तो नाग सिर्फ हाफ ह्यूमन नहीं थे, बल्कि सबसे बुद्धिमान जीव भी थे जिनके पास संसार का ज्ञान था। सही कहा। वो अम्मा ने भी तो कहा था कि शेषनाग और वासुकी के पास में सारे धर्मों का ज्ञान था। हाँ, ये बात पुराणों में भी लिखी है। अगर ऐसा है तो इंसानों की तरह नागों से जुड़े कोई ना कोई जानकारी पौराणिक ग्रंथों में जरूर होनी चाहिए, जिनमें नागों के बारे में डिटेल में लिखा हो। सही कहा। और ऐसी एक जगह है जहाँ हमें पौराणिक कथाओं की सही जानकारी मिल सकती है और नागों के बारे में और पता चल सकता है। कौन सी? काशी। माया ने काशी का नाम लिया ही था कि तभी आर्यन का फोन बजा। ये राजीव का कॉल था। हाँ राजीव, बोलो। आर्यन, तुम लोग इतने दिनों से कहाँ हो? मैं कब से तुम लोगों को फोन मिला रहा हूँ। वो मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, शायद इसीलिए नहीं लगा होगा। क्या हुआ बताओ। मुझे जानना था कि तुम लोगों की रिसर्च कहाँ तक पहुँची। तुम्हें कुछ ऐसा पता चला जिससे दरवाजे को खोलने की परमिशन आसानी से मिल जाए? अभी तक तो नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तभी आर्यन को फोन पर किसी और की आवाज भी सुनाई दी। राजीव, वक्त निकला जा रहा है। मुझे वो दरवाजा अगले 20 दिन में किसी भी तरह खोलना है। रुको, मैं बात कर रहा हूँ। राजीव ने अपने साथ बैठे एक आदमी को इशारा करते हुए कहा। अच्छा आर्यन, अभी तुम लोग कहाँ हो? अभी हम गया में हैं और अब यहाँ से काशी जाएंगे। ठीक है। अचानक राजीव को क्या हो गया? इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? किसका फोन था? राजीव का। रिसर्च के बारे में पूछ रहा था। अच्छा तो चलो फिर काशी के लिए निकलते हैं। नहीं, आर्यन के नहीं कहते ही सभी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। मेरा मतलब है कि माया, तुम और विष्णु काशी जाओ और ग्रंथों को ढूंढो जिसमें नागों के बारे में लिखा है। और तुम? मैं और रवि उत्तराखंड जाएंगे। लेकिन क्यों? कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे भी जानने हैं। चलो रवि। आर्यन के कहने पर माया और विष्णु काशी के लिए रवाना हो गए और वहीं इधर आर्यन रवि के साथ उत्तराखंड आ गया था। आपने अभी तक नहीं बताया हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। बता दूंगा। अच्छा ये तो बता दो, हम जा कहाँ रहे हैं। वासुकी ताल। वासुकी ताला? आर्यन के इतना कहते ही रवि ने जल्दी से वासुकी ताल को इंटरनेट पर सर्च किया। क्या हम केदारनाथ जा रहे हैं? हाँ, आर्यन और रवि ने देहरादून से रुद्रप्रयाग के लिए गाड़ी पकड़ी और वासुकी ताल के लिए निकल पड़े। आर्यन का उस ताल पर जाने का मकसद शायद वो नाग का छल्ला था जिसे वासुकी उसके पास छोड़ कर गया था। इधर माया और विष्णु काशी पहुंच गए थे। माया जी, हम लोग यहाँ आ तो गए हैं, पर क्या आप जानती हैं कि अब कहाँ जाना है? हाँ, तुम चिंता मत करो। मैंने रिसर्च के दौरान काशी में काफी टाइम बिताया है। माया ने अपने पर्स से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, श्रद्धा, माया बोल रही हूँ। माया तू? मैं काशी स्टेशन पर हूँ, जल्दी आ जा। थोड़ी देर में श्रद्धा माया और विष्णु को लेने आ गई। चलें? श्रद्धा और माया अपनी बातों में लगे थे। वहीं विष्णु श्रद्धा को देखे जा रहा था। उसे श्रद्धा को देखते ही उस पर क्रश हो गया था। वहीं तभी माया ने श्रद्धा को उसके काशी आने का रीजन बताया। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तू गुरुजी से मदद क्यों नहीं मांगती? उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। हाँ यार, तू सही कह रही है। थोड़ी देर श्रद्धा के घर पर रेस्ट करने के बाद माया और विष्णु गुरुजी से मिलने चले गए। बच्चों, कल सारे श्लोक याद करके आना। जी गुरुजी। तभी गुरुजी ने माया और विष्णु को दरवाजे पर खड़े देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आज सुबह हमें स्वप्न हुआ था कि कोई पुराना हमसे मिलने आने वाला है, पर लगा नहीं था कि वो सपना तुम्हारे लिए था। गुरुजी कैसे हैं? तुम बताओ, तुम अपनी किसी परेशानी का हल ढूंढने यहाँ आई हो? माया ने गुरुजी को सारी बात बताई। नागों के बारे में वैसे तो वेदों में भी लिखा है और कई पौराणिक ग्रंथों में भी उनका जिक्र है। जहाँ तक मुझे पता है, ऋग्वेद में अहिर्बुद्ध्यम नाम के देवता के बारे में लिखा है जो नागों के देवता माने जाते हैं। और पुराणों में भी बहुत से नागों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से 8 को प्रमुख माना जाता है। अनंत, वासुकी, पद्य, महापद्य, तक्षक, कुलीर, करकोटक और शंख, ये अष्टनाग और इनका कुल अष्टकुल कहलाता है। लेकिन तुम्हारी खोज नागों की इस दुनिया में क्या रहस्य ढूंढ रही है, तुम्हें पहले वो समझना होगा। तुम जिस मंदिर की बात कर रही हो, उसके दरवाजे पर शेषनाग है।
जो सिर्फ भगवान विष्णु की शैया नहीं है, बल्कि इस संसार में मौजूद सारे ज्ञान के भंडार हैं और उसे इंसानों तक पहुंचाने वाले भी। कैसे? तुम ऋषि पतंजलि के बारे में जानती हो? आखिर क्या है ऋषि पतंजलि का नागों के साथ कनेक्शन और क्या है आर्यन का वासुकी ताल जाने की वजह? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। हाँ, वही जिन्हें आधुनिक योग का जनक माना जाता है। हाँ बिल्कुल। ऋषि पतंजलि का जन्म गोंडा में हुआ, पर वो बाद में यहाँ काशी में आकर बस गए थे। ऋषि पतंजलि ने अष्टाध्यायी आयुर्वेद और योग के बारे में लिखा था। उनके लिखे योग सूत्र में 196 योग मुद्राएं हैं, जिनकी वजह से कई सौ साल तक लोग अपने शरीर को बीमारियों से बचाने में कामयाब हो पाए। लेकिन फिर धीरे धीरे योग दुनिया से गायब होने लगा और 21वीं सदी में जाकर लोग दोबारा योग करने लगे। लेकिन गुरुजी, ऋषि पतंजलि का नागों के साथ कनेक्शन था। दरअसल बहुत सारे लोग ऋषि पतंजलि को शेष नाग का अवतार मानते हैं। यहाँ काशी में हर साल नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा भी की जाती है। क्या वो सच में शेषनाग के अवतार थे? देखो, अब ये मानने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस पर यकीन करता है और किस पर नहीं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस बात को समझना होगा कि अवतार का क्या मतलब होता है। हम ये सुनते आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम विष्णु के अवतार थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो गुण थे जो आम मनुष्य में नहीं होते। वो न्याय करते समय ये नहीं देखते थे कि मेरा अपना कौन है और कौन पराया, यानी कि गुण भगवान, मनुष्य और राक्षस के बीच का अंतर समझते हैं। इसलिए ऋषि पतंजलि को भी शेष नाग का अवतार कहने की वजह है। वो क्या? मेरे साथ आओ। गुरुजी माया विष्णु और श्रद्धा को उनकी किताब घर के अंदर ले गए और वहां से एक पौराणिक किताब निकाली और फिर शेषनाग के बारे में बताना शुरू किया। शेषनाग ऋषि कश्यप और कद्रू के सबसे बड़े बेटे थे। लेकिन ऋषि कश्यप की एक और पत्नी थी, विनता, जिन्होंने अरुण और गरुड़ पक्षी को जन्म दिया था। लेकिन विनता और कद्रू में नहीं बनती थी। एक बार कद्रू और विनता ने घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विनता ने कहा कि घोड़ा पूरा सफेद है, लेकिन कुदरू ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है पर उसकी पूंछ काली है। अब शर्त जीतने के लिए कुदरू ने अपने बेटों से कहा कि वो जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाए। लेकिन शेषनाग वासुकी और कुछ और नागों ने अपनी मां की ये बातें मानने से इनकार कर दिया, जिस पर कुदरू ने उन्हें श्राप दिया कि वो यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। जिसके डर से कई सांपों ने उनकी बात मान ली और घोड़े की पूंछ से जाकर चिपक गए और कुदरू शर्त जीत गई। शर्त जीतने के बाद कुदरू ने विनता को अपनी दासी बना लिया। विनता और कुदरू के बीच के झगड़ों की वजह से उनके बच्चे सांप और पक्षी भी आपस में झगड़ने लगे। पर शेषनाग को यह सब पसंद नहीं था। इसलिए शेषनाग सब कुछ छोड़ छाड़ कर गंधमान पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। उनकी कठोर तपस्या देखकर ब्रह्म जी उनके पास आए और उनसे पूछा कि वो ये क्यों कर रहे हैं, इससे तो उनकी जान चली जाएगी। इस पर शेषनाग ने कहा, हे भगवान, मेरे सब भाई मंदबुद्धि हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। वो विनता और उसके बेटों से झगड़ा करते हैं जो हमारे ही दूसरे भाई हैं। शेषनाग की बात सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने शेषनाग से वर मांगने को कहा। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी बुद्धि दे जो हमेशा धर्म के रास्ते पर चले, तपस्या में लीन हो और संतुलन रखने वाली हो। अच्छा, इसीलिए पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है, क्योंकि वो भी उन्हीं आदर्शों पर चलते थे। इधर माया और विष्णु गुरुजी से नागों के इतिहास को समझने में लगे थे। वहीं उधर आर्यन और रवि रुद्रप्रयाग पहुंच गए, जहां से आगे का सफर अब उन्हें पैदल तय करना था। उन दोनों ने एक लोकल ट्रैक गाइड से कांटेक्ट किया। भाई, आपको वासुकी ताल जाना है इस मौसम में? आप 2 महीने बाद आना, तब तक बारिश बंद हो जाएगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारी फीस से 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। भैया, बात पैसों की नहीं है। ले तो मैं आपको जाऊंगा, लेकिन रास्ते में कुछ मुसीबत हो गई तो आप क्या करेंगे? हम तो लोकल हैं, हम तो किसी तरह वापस आ जाएंगे। पर क्या आप ये पूरा ट्रैक खत्म कर पाएंगे? केदारनाथ यहाँ से 16 किलोमीटर है और वासुकी ताल के लिए केदारनाथ से 8 किलोमीटर का सफर और तय करना पड़ता है। आप उसकी चिंता मत करो रवि, तुम यहीं रहो और माया और विष्णु का फोन आए तो उनसे कहना कि हमें दिल्ली में मिलें।
ठीक है आर्यन सर। दूसरी तरफ सुबह आर्यन ट्रक गाइड के साथ केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। बरसात का मौसम होने की वजह से अभी भीड़ कम थी और बहुत कम लोग यात्रा के लिए जा रहे थे। उस यात्रा में आर्यन को कई अलग अलग तरह के लोग नजर आए, जिसने उसे भगवान में आस्था को लेकर एक नया नजरिया दिया। क्या हुआ भाई जी? कुछ नहीं, बस हैरान हूँ, इतने बूढ़े लोग। ये सब विश्वास की बात है, अगर यकीन हो तो चलने की ताकत भी आ ही जाती है। लगातार ट्रैक करने के बाद आर्यन आखिरकार केदारनाथ मंदिर पहुंच गया, जहां उस वक्त शाम की आरती हो रही थी। उसने वहीं बाहर बैठकर मंदिर की तरफ देखा और फिर सामने हिमालय की पहाड़ियों की तरफ देखने लगा। पर तभी आर्यन को महसूस हुआ जैसे उसने वहां भगवान विष्णु की आकृति देखी हो। वही थोड़ी देर में ट्रक गाइड आर्यन के पास आया और बोला, चलो भैया चलते हैं, 8 किलोमीटर है, नीचे आते आते रात हो जाएगी। आर्यन और ट्रक गाइड ने अपना सामान उठाया और आगे के ट्रैक के लिए निकल पड़े। लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही उन्हें पहाड़ी पर एक बैल नजर आया जो बीच रास्ते पर सोया हुआ था। वहीं आसपास ढेर सारी भेड़ बकरियां घास चर रही थीं। तुमने तो कहा था इस सीजन में कोई यहाँ आता नहीं। भैया वो तो मैंने टूरिस्ट के लिए कहा था, ये तो कोई चरवाहा होगा जो अपने जानवरों को चराते चराते यहाँ तक ले आया। लेकिन फिर अब आगे कैसे बढ़े? बैल तो रास्ते पर बैठा है। आर्यन और ट्रैक गाइड ने उस बैल को रास्ते से हटाने की काफी कोशिश की, पर वो नहीं हटा। इसका मालिक कहाँ है? उसे ढूंढना होगा। तुम उस तरफ देखो, मैं उधर देखता हूँ। आर्यन पहाड़ी पर चरवाहे को ढूंढने लगा। तभी उसे पेड़ की छांव पर लेटा एक आदमी नजर आया। आर्यन गुस्से में उसके पास गया। तुम यहाँ चैन से सो रहे हो और वो देखो, तुम्हारे बैल हमारा रास्ता रोके बैठी है। गलत, उसने तुम्हारा रास्ता नहीं रोका, तुम उसके घर में आए हो। ये तुम क्या कह रहे हो? हमें देर हो रही है, तुम अपने बैल को वहां से हटाओ। वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो मेरे कहने से नहीं हटेगा। फिर इस सवाल का जवाब तो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। अब जाओ, मुझे आराम करने दो। आर्यन गुस्से में वापस आया और बैल की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो उस बैल को रास्ते से कैसे हटाए। तभी उसे अपनी पत्नी सुप्रिया की बात याद आई। आर्यन, हर बात का हल हट या गुस्से से नहीं मिलता। अगर हम किसी से कुछ चाहते हैं तो हमें पहले खुद झुककर उसे अपनी जेनरसिटी साबित करनी पड़ती है। सुप्रिया की बात याद आते ही आर्यन ने वापस बैल की तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। भैया क्या कर रहे हो? उसके करीब मत जाओ, वो आपको मारेगा। लेकिन आर्यन ने ट्रैक गाइड की बात नहीं सुनी और बैल के पास गया और फिर धीरे से उसके सर को सहलाने लगा। आर्यन के छूते ही बैल ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। आर्यन को बैल को सहलाते हुए डर तो लग रहा था, पर उसने हिम्मत कर उसे सहलाना जारी रखा। तभी वो बैल खड़ा हुआ और उठकर वहां से चला गया। ये देख आर्यन खुद हैरान हो गया था। तभी ट्रैक गाइड उसके पास आया। भैया ये आपने कैसे किया? इस सवाल का जवाब तो आर्यन के पास भी नहीं था। खैर आर्यन और ट्रैक गाइड ने वापस चलना शुरू किया और जल्द ही वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए जहां पर वासुकी ताल था। आर्यन उस जगह को देखते ही कुछ पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया। हिमालय की पहाड़ियों के बीच इतनी ऊंचाई पर एक खूबसूरत ताल था जिसकी चारों तरफ ब्रह्म कमल खिले हुए थे। भैया यही है वासुकी ताल। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको यहाँ ब्रह्मा कमल देखने को मिल रहे हैं। तभी आर्यन की नजर एक ब्रह्म कमल पर पड़ी जो उनमें सबसे ज्यादा चमक रहा था। पर जैसे ही आर्यन उस ब्रह्म कमल की तरफ बढ़ा, जोरों की बारिश होने लगी और तेज बिजली कड़कने लगी। भैया चलिए, मौसम खराब हो रहा है। तभी आर्यन को उन ब्रह्म कमल के बीच से एक सांप बाहर निकलता हुआ नजर आया जिसके सर पर कुछ चमक रहा था। आर्यन उस सांप के पीछे पीछे जाने लगा। भैया क्या कर रहे हैं? तूफान बढ़ने लगा था और बारिश भी तेज हो गई थी। उस सांप के पीछे जाते हुए आर्यन और ट्रक गाइड को वहीं उस पहाड़ी पर एक गुफा नजर आई। लेकिन उस गुफा में जाते ही वो सांप कहीं गायब हो गया। आर्यन और वो गाइड बारिश से बचने के लिए उस गुफा के अंदर छिप गए। गाइड ने अपने बैग से माचिस और स्टोव निकाला और उसे जलाया। लेकिन उजाला होते ही आर्यन ने जैसे ही पलट कर देखा, उसके होश उड़ गए। आखिर क्या था उस गुफा में और क्या थी आर्यन के इतनी दूर आने की असली वजह? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू FM पर। ये क्या है? ये तो समुद्र मंथन की कहानी लग रही है। उस गुफा में 1000 सिल वाले नागराज वासुकी अमृत कलश लिए बैठे थे, जिसे देखकर वो समुद्र मंथन की तरफ इशारा कर रहे थे, जिन्हें विष्णु भगवान अपने गले में धारण किए हुए हैं। कहानी के मुताबिक एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन यानी धन, वैभव और
ऐश्वर्य से विहीन हो गया था, जिसके बाद देवता भगवान विष्णु से मदद मांगने के लिए गए। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का उपाय बताते हुए कहा था कि वो समुद्र मंथन करें जिसे अमृत कलश निकलेगा। उस अमृत को पीते ही देवता हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। लेकिन समुद्र मंथन को अकेले करना मुमकिन नहीं था, इसीलिए उसके लिए राक्षस और देवता पहली बार एक साथ आए। लेकिन समस्या ये थी कि कोई इतनी बड़ी रस्सी नहीं थी जिसे मंदाचल पर्वत पर लपेटा जा सके और जो पर्वत का भार उठाते हुए मंथन में सहायता कर सके। ऐसे में नागराज वासुकी आगे आए। नागराज वासुकी की नेति बनाई गई और फिर मंदाचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। मंथन के दौरान नागराज वासुकी पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे, लेकिन फिर भी वो सहायता देते रहे। इसके बाद मंथन से एक एक कर 14 बहुमूल्य रत्न निकले थे, जिनका देवताओं और असुरों के बीच बराबर बंटवारा किया गया और फिर आखिर में अमृत निकला, जिसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच झगड़ा शुरू हुआ था। आर्यन समुद्र मंथन की कहानी को दीवार पर उकेरा हुआ देख चौंक गया। आखिर इतनी ऊंचाई पर इस कहानी को किसने उकेरा होगा? आर्यन गुफा में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी ट्रैक गाइड ने उसे रोकते हुए कहा, भैया गुफा के ज्यादा अंदर मत जाओ, वहाँ सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। लेकिन आर्यन नहीं रुका और टॉर्च लेकर गुफा की ओर अंदर चला गया। तभी आर्यन की नजर दीवार पर बने 1000 मुंह वाले नाग के चित्र पर पड़ी। उस नाग को देखते ही आर्यन ने जल्दी से अपनी जेब से वो 10 मुंह वाले नाग के छल्ले को निकाला। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। ये तो बिल्कुल। वहीं तभी आर्यन को उस नाग के चित्र के पास ही दीवार पर एक खाना नजर आया, जो एक कमंडल की तरह नजर आ रहा था। टॉर्च पर उस कमंडल को ध्यान से देखा तो वहां पर कुछ लिखा था, जिसकी तस्वीर आर्यन ने फोन से खींच ली। लेकिन तभी ट्रक गाइड जोर से चिल्लाया, आर्यन भैया जी! आर्यन ने पलट कर देखा तो उन दोनों को गुफा के अंदर से 2 आंखें चमकती हुई नजर आई। लेकिन इससे पहले कि आर्यन देखता कि वो क्या था, गाइड ने आर्यन का हाथ पकड़ा और वो उसे गुफा से बाहर लेकर आ गया। बारिश अभी रुकी नहीं थी। भैया चलो, वरना नीचे उतरने तक रात हो जाएगी। इधर बनारस में माया और विष्णु ने गुरुजी से शेषनाग का रहस्य तो जान लिया था, लेकिन गुरुजी की सलाह पर उन्होंने किताब घर में नागों से जुड़ी किताबों पर अपनी रिसर्च जारी रखी। तभी माया को आयुर्वेद की कुछ किताबें मिली, जिनमें सांप के जहर के बारे में लिखा था। आयुर्वेद के मुताबिक विष 2 तरह का होता है, स्थावर और जड़गम। स्थावर विष के रहने के 10 स्थान है और जड़गम विष के 16 स्थान है। सही कहा। और हम लोग भले ही सांप के जहर को कितना भी खतरनाक माने, लेकिन सच तो ये है कि हेल्थ सेक्टर में स्नेक पॉइजन अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नागों के बारे में काशी में पता करने के बाद माया ने रवि को फोन किया। हेलो रवि, मैं माया बोल रही हूँ। ओह हाय माया, तुम लोग कहाँ हो? हम लोग अभी केदारनाथ में हैं। आर्यन सर वासुकी ताल गए हैं। क्या? हाँ, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा फोन आए तो तुमसे कह दूं, तुम और विष्णु हमें दिल्ली में मिलना। हम लोग यहाँ से वहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं रखता हूँ। क्या कहा रवि ने? वो लोग केदारनाथ गए हैं, दिल्ली में मिलने को कहा है। माया को आर्यन की चिंता हो रही थी। वो जानती थी कि इस मौसम में वासुकी ताल जाना खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी पहाड़ों पर मौसम कभी भी खराब हो जाता है। इधर आर्यन और गाइड बारिश में ही नीचे की तरफ आ रहे थे। अब अंधेरा भी हो चुका था और बारिश की वजह से मिट्टी में पैर फिसलता जा रहा था। भैया जी ध्यान से, बारिश की वजह से मिट्टी बहुत ज्यादा फिसल रही है। पर आर्यन अभी भी उसी गुफा में खोया हुआ था। आखिर वो क्या था? और वो सांप जिसे उसने देखा वो अचानक कहाँ गायब हो गया? आर्यन इतना ज्यादा खोया हुआ था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरने लगा। भैया जी आप ठीक तो है ना? भैया जी! गाइड ने पलट कर देखा तो उसे आर्यन कहीं नजर नहीं आया। उसने आर्यन को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे ढूंढना अब नामुमकिन था। इसीलिए गाइड अकेले नीचे लौट आया। गाइड को होटल के बाहर देखते ही रवि दौड़ते हुए उसके पास आया। आर्यन सर कहाँ हैं? वो रास्ते में कहीं खो गए। क्या? बारिश बहुत तेज हो रही थी और अचानक अंधेरे में वो कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। मैंने उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की, पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम चिंता मत करो, मैं एनडीआरएफ को इन्फॉर्म करता हूँ। वो शायद आर्यन को ढूंढने में हमारी मदद कर दें। इधर फिसल कर आर्यन पहाड़ी से थोड़ा नीचे आ गया था, लेकिन किसी तरह पेड़ से टकराकर वो खाई में गिरने से बच गया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बैग से टॉर्च निकाल कर रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरफ जाना है। वहीं गिरने की वजह से उसे काफी चोट भी आ गई थी।
पर तभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। आखिर ये क्या था? ये एक नई मुसीबत थी या फिर कुछ और? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। रवि को इधर आर्यन की चिंता सता रही थी, लेकिन सुबह होने से पहले एनडीआरएफ की टीम भी उसे ढूंढने नहीं जा सकती थी। आर्यन सर, कहाँ हो आप? अब मैं क्या करूं? माया और विष्णु भी यहाँ नहीं है। वहीं इधर जैसे ही आर्यन ने कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी, वो उसे फॉलो करते हुए ऊपर आया। उसके सामने एक सफेद रंग का पहाड़ी कुत्ता खड़ा था, जिसके लंबे घने बाल थे और शायद वो काफी बूढ़ा भी था। उस कुत्ते ने आर्यन को देखा और फिर आगे आगे चलने लगा। आर्यन भी उस कुत्ते के पीछे पहाड़ी से नीचे आ गया। वहीं तभी उसे होटल से नीचे लाइट्स चमकती नजर आईं, जिससे केदार घाटी चमक रही थी। आर्यन ने उन लाइट्स को देख चैन की सांस ली। फाइनली उसे नीचे जाने का सही रास्ता मिल गया था। आर्यन ने पलटकर उस कुत्ते की तरफ देखा और हल्का मुस्कुराया। थैंक यू दोस्त। आर्यन के इतना कहते ही वो कुत्ता वापस ऊपर की तरफ चला गया और आर्यन नीचे घाटी में चला आया। अब तक सुबह के करीब 4 बज चुके थे। मंदिर में पूजा की तैयारी हो रही थी और इधर एनडीआरएफ की टीम आर्यन को ढूंढने निकलने ही वाली थी कि तभी रवि ने सामने से आर्यन को आते देखा। आर्यन सर! रवि दौड़कर आर्यन के पास गया और जोर से उसे हक कर लिया। रवि को इतना घबराया हुआ देख आर्यन ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे शांत करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ माया और विष्णु प्लान के मुताबिक काशी से दिल्ली आ गए थे। आर्यन भाई जी ने हमें दिल्ली आने को क्यों कहा? पता नहीं, शायद उसे कुछ पता चल गया हो। पर अभी कहाँ जाना है? आर्यन का मैसेज आया था, उसने हमें उसके घर जाने को कहा है। विष्णु और माया स्टेशन से सीधा आर्यन के पुराने घर आ गए, जहां वो सुप्रिया के गुजरने के बाद से नहीं गया था। माया ने पड़ोसियों से चाबी ली और फिर वो दोनों अंदर चले गए। ये घर दिखने में पुराना जरूर था, लेकिन सुप्रिया और आर्यन की यादें आज भी यहाँ जिंदा थी। विष्णु ने हॉल में सारा सामान रखा और फिर माया की तरफ देखते हुए बोला, माया जी आप रेस्ट कीजिए, मैं हम दोनों के लिए नाश्ता बनाता हूँ। इतना कहकर विष्णु बाहर सामान लेने चला गया। वहीं माया घर को देखते हुए गलती से आर्यन के कमरे में चली गई, जहां सुप्रिया की चीजें आज भी वैसे ही रखी थीं। माया वहां रखी चीजों को देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर वहां पड़ी किताबों पर पड़ी। माया हैरान थी कि आर्यन भगवान में यकीन नहीं रखता, फिर उसके घर में इतनी सारी स्पिरिचुअल बुक्स क्या कर रही हैं। तभी उसकी नजर एक बुक पर गई जिस पर आर्यन की वाइफ सुप्रिया का नाम लिखा था, सुप्रिया जोशी। आर्यन की वाइफ सुप्रिया कोई और नहीं, फेमस स्पिरिचुअल राइटर सुप्रिया जोशी थी। 4 साल पहले सुप्रिया पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में जानने के लिए नेपाल गई थी। उसी दौरान वहां एक भूकंप आया था जिसमें सुप्रिया की भी मौत हो गई थी। आर्यन अपनी पत्नी को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसके लिए भगवान को दोषी मानने लगा। माया सुप्रिया की बुक को चेक कर ही रही थी कि तभी उसे बुक में एक लेटर मिला, लेकिन इससे पहले कि माया उस लेटर को खोलकर पढ़ती, अचानक घर की डोरबेल बजी। माया ने लेटर अपनी जीन्स की जेब में रखा और दौड़कर बाहर गई। वहीं तभी विष्णु ने जाकर दरवाजा खोला। आर्यन भाई जी, रवि? आर्यन और रवि भी उत्तराखंड से वापस लौट आए थे, जिसे देख माया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। भाई जी आप लोगों का सफर कैसा रहा? खतरनाक। आर्यन सर तेज बारिश में वासुकी ताल का ट्रैक करके आ रहे हैं। तभी आर्यन ने माया की तरफ देखा, जो खामोश खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। तुम लोगों को काशी में कुछ पता चला? हाँ, हमें वहाँ इतिहास और शास्त्रों की किताबों से ऋषि पतंजलि और शेषनाग के कनेक्शन के बारे में पता चला और ये समझ आया कि नागों का रोल सोसाइटी में फर्टिलिटी, पावर, विजडम का तो है ही, लेकिन सांप ह्यूमन लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेडिकल सेक्टर में स्नेक पॉइजन का इस्तेमाल अलग अलग तरह के ड्रग्स और मेडिकल कंडीशंस में होता है, जिस पॉइंट को हम भूल गए थे। तुमने सही कहा। जिसे लोग नागमणि कहते हैं वो भी तो स्नेक पॉइजन से बनने वाला क्रिस्टल है और शायद पुराने समय में उस पत्थर से कोई बीमारी ठीक हुई हो, इसीलिए लोग उसकी वैल्यू करने लगे। अब अगर हम मंदिर के दरवाजे पर बने 5 मुंह वाले नाग को इन पॉइंट्स से डिनोट करते हैं, एक मतलब ये है कि ये 5 मुख धरती, वायु, अग्नि, जल और आसमान का प्रतीक है। लेकिन इन 5 मुख का मतलब ये भी हो सकता है कि नागराज का एक चेहरा फर्टिलिटी, दूसरा पावर, तीसरा विजडम और चौथे मुख हेल्थ को दिखाता हो। और 5वां मुख? वही तो अब हमें जानना है। इतना कहते ही आर्यन ने अपने बैग से मैप निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। उस मैप के बीच एक सिंबल बना था जिसके 5 फन थे और वो उन सब जगहों से कनेक्टेड था जहां जहां अब तक आर्यन और उसके साथी गए थे। और अब उस मैप में सिर्फ 2 जगहें बची थी जो उस मैप को पूरा कर रही थी।
अब हमें सिर्फ इन 2 जगहों पर जाना है। लेकिन ये 2 जगहें हैं कौन सी? यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ खाली बॉक्स बने हैं। आखिर की 2 जगहों के नाम की जगह पर ना तो कोई पहेली लिखी थी और ना ही कोई खास निशान बना था। बस 2 खाली जगहें छोड़ रखी थी, जैसे उन जगहों का नाम उन्हें खुद ढूंढना है। तभी रवि ने ध्यान से उस मैप को देखा और बोला, 1 मिनट, क्या हुआ तुम्हें? पता है ये कौन सी जगह है? ये देखो, बाकी पूरे मैप का रंग दूसरा है और इन दोनों जगहों का बिल्कुल अलग। हो सकता है पूरे मैप का रंग एक जैसा करने से हमें कोई जवाब मिल जाए। ये सही कह रहा है। लेकिन इनका रंग एक करेंगे कैसे? ये बहुत पुराना मैप है, अगर हमने कुछ भी किया तो ये पूरा खराब हो सकता है। तभी आर्यन दौड़कर अपने कमरे में गया और वहां एक डिब्बे में रखी रेत को बाहर ले आया। आपके पास रेत है? हाँ, जब मैं साइट्स पर रिसर्च के लिए जाता था तो वहां से याद के तौर पर कुछ ना कुछ लेकर आता था। ये मैं गोबी रेगिस्तान से लेकर आया हूँ। लेकिन आप इसका करने वाले क्या हैं? तभी आर्यन ने डिब्बे से थोड़ी सी रेत निकाली और पहले खाने की लाइंस में भरना शुरू किया। रेत के डलते ही उस डिब्बे का रंग बाकी मैप से मिलने लगा। ये तो मैच हो गया। इसका मतलब अब हमें राजस्थान जाना है। आर्यन, माया, विष्णु और रवि दिल्ली से राजस्थान जाने के लिए रवाना हो गए। मैप के मुताबिक वो थार के रेगिस्तान में आ गए थे, जहां दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। कुछ था तो बस रेत। भाई जी, आपको यकीन तो है ना कि हम सही जगह आए हैं? इस रेगिस्तान में हमें क्या पता चलेगा? विष्णु ने इतना कहा ही था कि तभी रेत में से एक सांप बाहर निकला, जिसे देख रवि जोर से चिल्लाया, सांप! पर जब तक विष्णु पलट कर देखता, सांप ने उसे काट लिया था और विष्णु वहीं बेहोश हो गया। विष्णु, विष्णु, होश में आओ, विष्णु! इस रेगिस्तान में आखिर आर्यन और उसके साथी कैसे बचाएंगे विष्णु की जान? और रेगिस्तान की ये दुनिया सांपों से जुड़ा कौन सा नया रहस्य खोलने वाली है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। विष्णु, इसे तो सांप ने काट लिया है। अब क्या करें? यहाँ तो आसानी से कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। आर्यन जल्दी से कपड़ा फाड़कर विष्णु के पैर पर बांधता है। वहीं तभी माया को बंजारे दिखाई दिए। वो दौड़कर उन लोगों के पास गई। छोरी, क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों है? हमारे दोस्त को सांप ने काट लिया है। हे भगवान! विक्रम और उनके साथी विष्णु को देखने उनके पास आए। उनमें से एक ने विष्णु का हाथ पकड़ा और बोला, अभी जहर पूरे शरीर में चढ़ा नहीं है। पास में ही हमारी बस्ती है, आप लोग हमारे साथ वहाँ चलिए, हम लोग आपके दोस्त का इलाज कर देंगे। आर्यन, माया और रवि विष्णु को लेकर उस बस्ती में चले गए, जहां पर बस्ती के लोगों ने विष्णु का इलाज किया। इस नाक के काटने से 2 घंटे में मौत हो जाती है। वो तो अच्छा हुआ आप लोग हमें मिल गए, वरना अस्पताल ले जाने तक तो आपका दोस्त नहीं बचता। खैर, अब आप लोग चिंता मत कीजिए, उसका जहर उतर गया है और कुछ वक्त में उसे होश आ जाएगा। ये सुन आर्यन, माया और रवि ने सुकून की सांस ली। वहीं इतनी देर में विक्रम की पत्नी उन तीनों के लिए खाना ले आई। आप लोग अब खाना खा लो और ज्यादा चिंता मत करो। वैसे आप लोगों ने बताया नहीं, आप यहाँ क्या करने आए हैं? वो हम यहाँ नागों के बारे में ही जानने आए थे। और आते ही सांप ने आपके दोस्त को काट भी लिया। वैसे इसमें आपकी भी गलती नहीं है। रेगिस्तान में कब सांप कहाँ से निकलकर आपको काट ले कुछ पता नहीं चलता, इसलिए यहाँ हर कदम बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। लेकिन वैसे आप नागों के बारे में जानना क्या चाहते हैं? ये सुनते ही रवि और माया ने आर्यन की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इन लोगों की पूरी बात बतानी चाहिए या नहीं। क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हो गए? एक्चुअली हम रिसर्चर हैं, सांपों पर अध्ययन कर रहे हैं। बस इसीलिए जानना चाहते हैं कि राजस्थान में लोग सांपों को किस तरह से देखते हैं। क्या आपको उनसे डर लगता है? अच्छा, ऐसी बात है। अब हमारी तो जिंदगी ही यहीं बीती है, इसलिए डर तो नहीं लगता। वैसे यहाँ क्या कोई सांपों का मंदिर है जहाँ सिर्फ नागों की पूजा होती हो, या फिर कोई रस्म जो सांपों के लिए की जाती हो? हाँ है तो, वीर तेजा मंदिर। वहाँ लोग दूर दूर से नागों की पूजा करने आते हैं और खुद को सांपों से कटवाते हैं। अरे आपको ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। यहाँ रेगिस्तान में कुछ खतरनाक सांपों को छोड़कर ज्यादातर बिना जहर वाले होते हैं। उनके काटने पर कोई नुकसान नहीं होता। ओह, ऐसी बात है। लेकिन फिर भी खुद को सांप कटवाने की क्या जरूरत है? ये यहाँ की परंपरा है। लोग मानते हैं कि सांप के काटने से भविष्य बेहतर होता है और वो जो चाहते हैं उन्हें वो मिल जाता है। क्या हमें उस मंदिर में ले जा सकते हैं? हम लोग कल वहाँ जाने वाले हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलिएगा। वहीं प्रमोद टेंट से बाहर आया और आर्यन और माया की तरफ देखते हुए बोला,
आपके दोस्त को होश आ गया है। ये सुनते ही वो तीनों दौड़कर अंदर गए। विष्णु, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे बचपन में बहुत सांपों ने काटा है, मुझे कुछ नहीं होगा। इसे ऐसी हालत में भी अपनी तारीफ करनी है। वैसे आप लोगों को कुछ पता चला? एक मंदिर के बारे में पता चला है जहाँ सांपों की पूजा होती है। कल वहाँ जाकर देखते हैं क्या पता चलता है। खैर, तुम आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। विक्रम और उसकी पत्नी ने आर्यन और उसके साथियों को रुकने के लिए 2 टेंट दे दिए थे, जिसमें से एक में आर्यन, रवि और विष्णु ठहरे थे और दूसरे में माया और उसका सामान रखा था। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी माया को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उठकर बाहर आ गई और वहीं बैठकर रेगिस्तान के उस अद्भुत नजारे को देखने लगी जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। वहीं तभी आर्यन भी बाहर आया। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं। और तुम्हें? मुझे भी। आर्यन आकर वहीं माया की बगल में बैठ गया और फिर आसमान की तरफ देखने लगा। काफी लंबे टाइम बाद तारों से भरा आसमान देख रही हूँ। सही, काफी सुकून है। रेगिस्तान की ठंडी हवा की वजह से माया को हल्की ठंड लगने लगी थी, जिसकी वजह से वो बार बार अपने हाथों से अपनी बाहों को मसले जा रही थी। तभी आर्यन ने अपनी जैकेट निकाली और माया को देते हुए बोला, ये लो, इसे पहन लो। आर्यन को जैकेट देता देख माया हल्का सा मुस्कुराई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जो शुरुआत में सीधे मुंह बात तक नहीं किया करता था। वहीं तभी माया को कुछ याद आया और उसने अपनी जेब से वो लेटर निकाला जो उसे आर्यन के घर पर मिला था। आर्यन? आर्यन ने पलटकर माया की तरफ देखा। तभी माया ने वो लेटर आर्यन को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हम जब दिल्ली में थे तब मुझे ये लेटर तुम्हारे कमरे से सुप्रिया की एक बुक से मिला था। ये सुनते ही आर्यन ने वो लेटर माया के हाथ से लिया। उसने सुप्रिया के जाने के बाद कभी उसकी किताबों को खोलकर नहीं देखा था, इसीलिए वो नहीं जानता था कि इस किताब में कोई लेटर भी था। आर्यन वो लेटर लेकर अपनी जेब में रख लेता है। वहीं तभी माया को एक परछाई नजर आई। वहाँ शायद कोई है। आर्यन ने इधर उधर देखा, तभी उसे एक कबीले वाला दूसरी तरफ जाता दिखा। आर्यन ने माया को इशारा किया और वो दोनों उस आदमी का पीछा करते हुए बंजारों के कबीले से थोड़ा दूर आ गए। तभी माया ने आर्यन की शर्ट को खींचते हुए से सामने देखने का इशारा किया। ये लोग क्या कर रहे हैं? वहीं तभी आर्यन की नजर उस काले सांप पर पड़ी जिसने दिन में विष्णु को काटा था। ये तो वही सांप है ना जिसने विष्णु को काटा था। वो सांप रेंगते हुए विक्रम के पास गया और उसके गले से जाकर लिपट गया, जैसे वो उसका पालतू जानवर हो। आखिर चल क्या रहा था बंजारों के कबीले में, और कैसे सुलझाएगा आर्यन इस सांप से जुड़ी इस नई पहेली को? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। ये लोग तो सांपों से ऐसे खेल रहे हैं जैसे इनका कोई पालतू जानवर हो। कहीं दिन में विष्णु को सांप का काटना कोई ट्रैप तो नहीं था? आर्यन और माया को समझ नहीं आ रहा था बंजारों के उस कबीले में चल क्या रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ देख पाते, किसी ने पीछे से उनके सर पर जोर का वार किया और वो वहीं पर बेहोश हो गए। इधर रवि की अचानक आधी रात को नींद टूटी तो उसने देखा कि आर्यन वहां नहीं था। उसे लगा कि शायद वो बाहर बैठा होगा, इसीलिए वो वापस जाकर सो गया। विष्णु अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। वो अंगड़ाई लेते हुए टेंट से बाहर आया। रवि, रवि! विष्णु के चिल्लाने की आवाज सुनते ही अचानक रवि की नींद भी टूट गई और वो आंखें मींचते हुए बाहर आया। क्या हुआ? ये देखो। वहां पर उनके टेंट के अलावा कोई और टेंट नहीं था। रातों रात सारे बंजारे वहां से जा चुके थे। सब लोग कहाँ गए? रवि और विष्णु उस पूरे रेगिस्तान में अब अकेले बचे थे। तभी विष्णु ने इधर उधर देखते हुए कहा, आर्यन भाई जी और माया जी भी यहाँ नहीं है। आखिर सब लोग कहाँ गए? विष्णु, कह दो कि मैं सांप देख रहा हूँ। रवि ने जोर से खुद को चूटी काटी। ये सपना नहीं है, वो लोग सच में जा चुके हैं। लेकिन आर्यन सर और माया हमें छोड़कर नहीं जा सकते। उन दोनों ने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया। पर फिर वो अचानक कहाँ गायब हो गए? कहीं उन दोनों को वो कबीले वाले अपने साथ तो नहीं ले गए? रवि और विष्णु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन दोनों ने टेंट से अपना अपना सामान उठाया और फिर आर्यन और माया को ढूंढने निकल पड़े। इधर आर्यन और माया को कबीले वाले अपने साथ ले गए थे। तुम लोग आखिर हमसे चाहते क्या हो? वो भी बता देंगे छोरे, इतनी जल्दी क्या है? वो लोग उन दोनों को रेगिस्तान में एक जगह लेकर गए जहां एक गांव बसा हुआ था, लेकिन अब उस गांव के सारे घर टूटकर खंडहर बन चुके थे, जैसे वो जगह सालों से खाली हो। ये है घाट, इस इलाके की जगह, इकलौती जगह जहाँ पानी निकलता है। इस जगह पर कभी हमारे पूर्वज रहा करते थे, लेकिन एक श्राप के कारण हमारे कबीले को ये जगह छोड़नी पड़ी। क्यों?
क्योंकि हमारे पूर्वजों के हाथों गलती से एक नाग नागिन की हत्या हो गई थी जिस वक्त वो संभोग कर रहे थे। तो आप हम लोगों से क्या चाहते हैं? हमारा उस श्राप से क्या ताल्लुक है। हमें अगर श्राप से मुक्त होना है तो एक ऐसे जोड़े की बलि देनी होगी जो खुद नागों में विश्वास रखते हो। जब हमने आप लोगों को देखा था उस वक्त हमें अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ क्यों आए हैं। हम तो बस आपके सामान से कुछ कीमती चीजें चुराना चाहते थे, लेकिन जब आपने कहा कि आप यहाँ नागों के बारे में जानने आए हैं तब हमें समझ आया कि तुम्हें तो हमारे पूर्वजों ने भेजा है हमें श्राप से मुक्त करने के लिए। ये क्या पागलपन है? ये सब एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं। प्यारी बाबू, तुम्हें जो कहना कहो, क्योंकि तुम दोनों को हम नाग नागिन को तो भेंट दे कर रहेंगे। जाओ, लड़की को जाकर तैयार करो। विक्रम के कहने पर कबीले की औरतें माया को लेकर चली गईं। छोड़ो मुझे। ए लड़की, ज्यादा नखरे ना कर वरना यहीं काट दूंगी। चल जल्दी तैयार हो। इधर रवि और विष्णु आर्यन और माया को ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। भाई अब मुझसे नहीं चला जाएगा, वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तभी विष्णु को एक दुकान नजर आई। रवि, वो देख दुकान। वो दोनों दौड़कर उस दुकान पर गए। उस दुकान पर खाने पीने की कुछ चीजें, पानी की बोतल लगी थी, साथ ही एक छोटा सा किचन भी था जहां पर खाना बन रहा था। विष्णु 2 पानी की बोतलें लेता है। फाइनली, मुझे तो लगा था कि बिना पानी के मैं मर जाऊंगा। कम से कम इस पूरे रेगिस्तान में एक दुकान तो मिली। क्या हो गया भाई, रास्ता खो गए थे क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। अच्छा भाई, आपने किसी बंजरों के किसी ग्रुप को यहाँ से जाते देखा है क्या? यहाँ से तो बंजारे गुजरते रहते हैं, रेगिस्तान में उनके अलावा पनाह लेता कौन है? पर तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? जिसके बाद विष्णु ने दुकानदार को सारी बात बताई। भैया जी, आपके दोस्त तो घनी मुसीबत में फंस गए हैं। क्यों? वो कोई आम लोग नहीं थे, लुटेरे हैं, लुटेरे। क्या? हाँ, रेगिस्तान में आने वाले मुसाफिरों को पहले सांप से कटवाते हैं और फिर उन्हें ठीक करने के बहाने उनका सारा सामान लूट लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा था तो वो हमारे बैग लेकर जाते, वो हमारे दोस्तों को पकड़कर क्यों ले गए? अब ये तो पता नहीं। तभी वहां से कुछ बीएसएफ के जवान गुजरे, जिन्हें देखते ही रवि ने मदद के लिए हाथ हिलाया। क्या हुआ, आप लोग रास्ता भटक गए हैं क्या? नहीं, हमें आप लोगों की मदद चाहिए, हमारे दोस्त मुसीबत में हैं। इधर रस्म की पूरी तैयारी हो चुकी थी। आर्यन और माया को दुल्हा दुल्हन की तरह सजाया गया। अब बस अंधेरा होने का इंतजार था। ये लोग तो लगता है हम लोगों को मारकर ही मारेंगे। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो अपनी और माया की जान कैसे बचाए। वहीं थोड़ी देर में रात हो गई, रस्म का वक्त हो गया था। कबीले के लोग माया और आर्यन को उस गांव के अंदर ले गए कि तभी उन्हें पायल की आवाज सुनाई देने लगी। लगता है वो आ गई। विक्रम ने अपनी कमर से चाकू निकाला और उसे आर्यन और माया के हाथ पर मार दिया। उन दोनों का खून जमीन पर गिर रहा था। अब हमारा गांव श्राप से आजाद हो जाएगा। इन दोनों को यहीं छोड़ दो और चलो यहाँ से। कल सुबह के बाद इस जमीन पर दोबारा हमारा कब्जा होगा। विक्रम और उसके साथी उस गांव से बाहर आ गए और दूर रेगिस्तान के टीले पर बैठकर गांव को देखने लगे। इधर गांव के अंदर माया और आर्यन बिल्कुल अकेले थे। तभी माया को फिर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। आर्यन, ये कैसी आवाजें हैं? आखिर अब क्या होने वाला था आर्यन और माया के साथ, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। उस गांव में आ रही आवाजों को सुन माया घबरा गई थी। तभी आर्यन ने माया को शांत होने का इशारा किया। डरो मत, कुछ नहीं होगा। आर्यन ने अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला और माया के हाथ पर बांध दिया। पर तुम्हारे हाथ से भी तो खून बह रहा है। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पर अब हम क्या करें? गांव से बाहर भी नहीं जा सकते, वो लोग रास्ते में ही बैठे हैं और ये गांव पूरा का पूरा खाली पड़ा है। फिर भी कितनी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। खाली जगहों पर आवाजें गूंजती हैं, इसीलिए मत डरो। आर्यन ने इतना कहा ही था कि तभी फिर से उन्हें किसी लड़की के पैरों की और चूड़ियों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उस तरफ से आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। तभी माया ने आर्यन का हाथ जोर से पकड़ लिया और फिर वो धीरे धीरे गांव में आगे बढ़ने लगे। वो गांव काफी ज्यादा पुराना था, इसीलिए घर की दीवारें पूरी तरह टूट चुकी थीं। लेकिन तभी आर्यन और माया को गांव के बीचों बीच एक कुआं नजर आया, जिसके पास में ही नाव देवता का एक बड़ा सा मंदिर बना था। वो मंदिर भी अब टूट चुका था, लेकिन मंदिर में नाग नागिन की मूर्ति अभी भी मौजूद थी। आर्यन उस जगह को बड़े ध्यान से देख रहा था। आर्यन, 1 मिनट रुको, मुझे देखने दो। आर्यन समझने की कोशिश कर रहा था कि वहां के लोग नागों की पूजा किस तरह से करते थे और उनके विश्वास के पीछे का असली कारण क्या था। वहीं माया खड़ी घबराते हुए इधर उधर देख रही थी। वो इतनी डरी हुई थी कि
पत्तों की हल्की सी सरसराहट से भी उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। वहीं तभी माया को पास में ही मौजूद एक पेड़ पर दो आंखें जैसी चमकती नजर आईं, जिसे देखते ही माया जोर से चीख पड़ी। माया की चीख सुन आर्यन ने पलट कर देखा। वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है। आनंद ने पास जाकर देखा तो वहां पर एक बहुत बड़ा सांप था जो पूरे पेड़ से लिपटा हुआ था और दूर से सिर्फ उसकी दो आंखें चमकती हुई नजर आ रही थीं। वो सांप धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा था। माया पीछे हो जाओ, ये तो बहुत बड़ा सांप है, आप क्या करें? सांप माया और आर्यन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी आर्यन ने माया का हाथ पकड़ा और वहां से तेजी से भागने लगा। भागते हुए दोनों गांव के मोड़ पर आ गए थे। वहीं तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। माया, आर्यन सर। आर्यन भाई जी? ये रवि और विष्णु की आवाज थी जो उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। रवि और विष्णु की आवाज सुनते ही माया और आर्यन ने टीले की तरफ देखा जहां से उन्हें वो आवाजें सुनाई दे रही थी। आर्यन और माया को देखते ही उन दोनों ने भी चैन की सांस ली। आप लोग हमें मिल ही गए। पर तुम दोनों ने हमें ढूंढा कैसे? हमें बीएसएफ के जवान मिल गए थे जिन्होंने आप लोगों को ढूंढने में मदद की और उस विक्रम और उसके साथियों को भी पकड़ लिया है। आप दोनों ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक है। दूसरे दिन सुबह आर्यन, माया, रवि और विष्णु तीनों उस मंदिर में भी गए जिसके बारे में कबीले वालों ने उन्हें बताया था। भाई जी, हम लोग मुसीबत में पड़े, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया। हाँ, अब एक आखिरी लोकेशन और बाकी है। आर्यन ने मैप वापस निकाला और फिर वो चारों गौर से देखने लगे, लेकिन आखिरी लोकेशन का पता करना और भी मुश्किल था। उन चारों ने सब कुछ आजमा कर देख लिया पर आखिरी खाना किसी भी चीज से मैच नहीं कर रहा था। क्या करे, इस आखिरी लोकेशन का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। पर फिर तेज आंधी चली और मैप आर्यन के हाथ से उड़कर जमीन पर जा गिरा जहां पर पहले से थोड़ा पानी गिरा हुआ था। आर्यन ने जैसे ही मैप उठाया, मैप गीला होने की वजह से थोड़ा चमकने लगा। ये देखते ही वो चारों चौंक गए। विष्णु, थोड़ा पानी लेकर आओ। आर्यन उस आखिरी खाने में पानी जैसे कुछ बूंदें डालकर देखता है तो वहां पर पानी के अंदर एक नाग का चेहरा नजर आने लगा। इसका क्या मतलब है? पानी के अंदर सांप, यानी कि वाटर स्नेक? अरे नहीं, अब ये मत कहना कि हमें मेघालय वापस जाना होगा। मैं उस नदी की आवाजें दोबारा नहीं सुन सकता। तुम्हें कैसे पता? उस नदी के पास आवाज सुनाई देती है। वो उस रात मुझे टेंट के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर गया तो वहां कोई नहीं था। पर जब मैं वापस जाने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो नदी मुझे आवाज दे रही थी। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। चिंता मत करो, ये मेघालय नहीं है। फिर? ये कोई कोस्टल एरिया है जहाँ सांप पानी में पाए जाते। पर ऐसे तो भारत में कई जगह हैं। हमें कैसे पता चलेगा मैप की सही लोकेशन उनमें से कौन सी है? सब लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी आर्यन का फोन बजा। हेलो आर्यन, तुम कहाँ हो? तुम लोगों को दिया वक्त खत्म हो रहा है। हमारे पास सिर्फ 5 दिन हैं। जानता हूँ, लेकिन बिना पूरी रिसर्च किए तो हम कोई रिपोर्ट नहीं छाप सकते ना। तुम बस रिपोर्ट तैयार करो, उस पर झूठ सच की मोहर हम लगा देंगे। इतना कहकर राजीव ने फोन कट कर दिया। किसका फोन था? राजीव का। रिसर्च की डेडलाइन खत्म हो रही है, हमें अगले 5 दिन में रिपोर्ट सबमिट करनी है। लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो हम आखिरी लोकेशन का पता तक नहीं कर पाए हैं। भाई जी, 5 दिन बाद वैसे है क्या? आखिर क्या होने वाला था 5 दिन बाद, और मंदिर का दरवाजा खुलवाने के पीछे राजीव की असली वजह क्या थी? जानने के लिए सुनिए सीरीज का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ कुकू FM पर। 5 दिन बाद कुछ तो है जो शायद हम नहीं जानते। पर उससे पहले हमें आखिरी लोकेशन का पता करना है। राजीव को हम बाद में देखेंगे। वैसे भी हमारी रिपोर्ट आधे से ज्यादा तैयार हो चुकी है। क्या आपने रिपोर्ट तैयार भी कर ली? इस आखिरी लोकेशन के बिना वो रिपोर्ट अधूरी है, इसीलिए अभी इस पर फोकस करो। लेकिन पानी के अंदर रहने वाले सांप ऐसी जगह कैसे ढूंढें? तभी विष्णु ने अचानक कहा, क्या पता यहाँ पर बात पानी के सांप की नहीं बल्कि उस जगह की हो रही हो जहाँ पर कोई नाग देवता पानी में समाये हो, या पानी में उनकी पूजा की जाती हो, या फिर कोई और भगवान। यू आर राइट। अगर ये मैप उन जगहों के बारे में है जहाँ नागों का वास हुआ करता था तो ऑब्वियसली आखिरी जगह भी कोई माइथोलॉजिकल प्लेस ही होगी, दारका की तरह। ये सुनते ही सबने चौंक कर रवि की तरफ देखा। क्या हुआ? तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुमने पहली बार सही बात बोली है। भगवान कृष्ण की द्वारका जो पानी में समा गई थी, भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर आराम करते हैं।
और ये सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे। इसका मतलब है कि आखिरी जगह गुजरात की द्वारिका है। आर्यन को फाइनली जगह के बारे में पता लग गया था। वो लोग सीधा रेलवे स्टेशन गए और वहां से गुजरात के लिए रवाना हो गए। रात में सबके सोने के बाद आर्यन ने अपनी जेब से सुप्रिया का लेटर निकाला और उसे पढ़ने लगा। लेटर को पढ़ते हुए आर्यन की आंखें अचानक नम हो गई थी। वहीं माया आर्यन को देखे जा रही थी। लेटर पढ़ने के बाद जैसे ही आर्यन ने माया की तरफ देखा तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। एक लंबे सफर के बाद फाइनली अब वो लोग द्वारका पहुंचने वाले थे, लेकिन तभी अचानक ट्रेन रुक गई। अब इस ट्रेन को क्या हुआ? ट्रैक में कुछ इशू आ गया होगा। चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। भैया 4 कप चाय देना। वो चारों चाय पी ही रहे थे कि तभी एक लड़की ट्रेन में आकर चढ़ी। रवि ने जैसे ही उस लड़की को देखा वो उसे देखता ही रह गया। उस लड़की ने भी मुस्कुराकर रवि की तरफ देखा और फिर उन लोगों के दूसरी तरफ वाली सीट पर आकर बैठ गई। भैया 1 कप चाय मुझे भी देना। ये लो मैडम। अरे मैडम छुट्टा दो, सुबह सुबह इतना बड़ा नोट कहाँ से खुला कराऊंगा? पर भैया मेरे पास तो छुट्टा नहीं है। वहीं तभी रवि अपनी सीट से खड़ा हुआ और जेब से पैसे निकालकर चाय वाले को दे दिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मोहिनी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि ट्रेन में बैठे सभी लोगों की नजर सिर्फ उसी को देख रही थी। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? द्वारका। क्यों? नागों पर रिसर्च करने के लिए। रवि के इतना कहते ही माया ने उसे तेज कोहनी मारी। मोहिनी उसे जो भी पूछ रही थी वो बिना सोचे समझे उसका जवाब दिए जा रहा था, जो बात आर्यन को बड़ी अजीब लगी। वहीं तभी आर्यन की नजर उस लड़की के हाथ पर गई जिस पर एक सांप का टैटू बना था। आपका टैटू बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे भी सांपों में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए बना लिया।
पास गई और उसे कहकर उन चारों के लिए एक बोट बुक कर दी। तुम्हें यकीन है हम सही जगह जा रहे हैं? हाँ, अगर ये सच नहीं हुआ तो मेरी लाइफ में कुछ भी सच नहीं है। थोड़ी देर में वो लोग समुद्र के दूसरे छोर पर पहुंच गए, जहां समुद्र के पास ही एक पुराना महल था जो अब खंडहर बन चुका था। ये महल तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, यहाँ हमें क्या मिलेगा? महल बाहर से बर्बाद हुआ, लेकिन यहाँ अभी भी बहुत कुछ है जो हमारी रिसर्च में मदद कर सकता है। मतलब? पुराने जमाने में महलों में सीक्रेट तहखाने होते थे, जहाँ राजा अपनी संपत्ति और कई बार अपनी अहम चीजें छिपाते थे। ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, मैं और माया अंदर जाते हैं और तुम दोनों यहीं बाहर खड़े रहना। आर्यन ने एक मशाल जलाई और वो दोनों महल के अंदर चले गए। खंडर बन चुके महल की दीवारों पर बड़े बड़े जाले लटके थे। वहीं जैसे ही माया ने नीचे जाने वाले दरवाजा खोला, उससे अचानक ढेर सारे बिच्छू और सांप बाहर निकलने लगे। ध्यान से, यह कई सौ सालों से बंद है। आर्यन ने माया का हाथ पकड़ा और उस तहखाने में चले गए। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि इस महल में एक तहखाना भी है? मैंने इस तहखाने को अपने सपने में कई बार देखा है, और जब पानी में कदम रखा तो मुझे इस महल की तस्वीर साफ नजर आने लगी। और फिर जैसे ही बाबा ने चौथे दरवाजे की बात कही तो मुझे समझ आ गया कि वो इस महल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के किले का ये चौथा दरवाजा है। माया आर्यन को अपने सपने के बारे में बता ही रही थी कि तभी आर्यन ने सामने देखा। वहां तहखाने में शेषनाग के पंचमुख की शैया पर भगवान विष्णु की विराजमान वाली बहुत बड़ी मूर्ति रखी थी। मैंने इसी नाग को सपने में कई बार मेरे पीछे आते हुए देखा है। आर्यन ने उस मूर्ति के नीचे मौजूद बक्से को खोलकर देखा तो उसमें कुछ पौराणिक किताबें थीं जिन्हें संस्कृत में लिखा गया था। नाग बंधन मंत्र। माया ने उनमें से एक किताब को खोलते हुए कहा। माया और आर्यन ने वो किताब उठाई और वहां से बाहर निकल आए। ये क्या है? नागों की किताब जिसमें नाग बंधन के बारे में लिखा है। क्या सच में? आर्यन, माया, रवि और विष्णु की इतने दिनों की मेहनत आखिरकार सफल हो गई थी। वो लोग उस किताब को लेकर वहां से केरल चले आए, जहां लैंड करते ही राजीव उनसे मिलने पहुंच गया। मैं जानता था कि तुमसे बेहतर इंसान इस काम के लिए कोई हो ही नहीं सकता। लाओ, अब वो किताब मुझे दे दो और जल्दी से वो रिसर्च पेपर तैयार करके मुझे भेज दो। मुझे किसी भी हालत में कल तक उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है। वो किताब अभी मेरे पास नहीं है, मैंने वो द्वारका के पुजारी को दे दी। आर्यन के इतना कहते ही राजीव ने उसे दूसरे कमरे में चलने का इशारा किया और फिर काफी देर तक वो दोनों किसी बात पर बहस करते रहे। ये लोग इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं? तभी राजीव गुस्से में कमरे से बाहर आया और गुस्से में आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, आर्यन, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, अपना फैसला बदल लो। इतना कहकर राजीव वहां से चला गया। माया, रवि और विष्णु हैरान थे कि आखिर राजीव को अचानक क्या हो गया। वहीं आर्यन ने अपनी बाकी बची रिसर्च रिपोर्ट को लिखना शुरू कर दिया, जिसमें माया उसकी मदद कर रही थी। आर्यन भाई जी, क्या हुआ? मैंने अभी रवि को वो किताब अपने साथ ले जाते देखा। क्या? आर्यन ने रवि को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो अपना फोन पिक नहीं कर रहा था। वहीं तभी राजीव का आर्यन को कॉल आया। क्या हुआ? तुमने क्या सोचा था? तुम मुझे धोखा दोगे और मैं कुछ नहीं करूंगा? मैं शुरू से जानता था कि आखिर में तुम्हारा ईमान बीच में आएगा, इसलिए मैंने दरवाजे को खोलने का दूसरा रास्ता तैयार रखा था। अब रवि उस दरवाजे को खोलने में हमारी मदद करेगा। राजीव की बात सुनते ही आर्यन, माया और विष्णु पद्मनाभ स्वामी मंदिर के लिए निकल गए। वहीं जैसे ही उन्होंने अंदर मंदिर के तहखाने में कदम रखा, उन्होंने देखा कि वहां पर रवि के साथ मोहिनी और कुछ लोग खड़े उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। रवि, ऐसा मत करो, ये हमारा काम नहीं है, ये इल्लीगल है। आई एम सॉरी माया, पर मैं मजबूर हूँ। रवि, जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करो। रवि तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। मोहिनी ने उसे जहर पिलाया है। मतलब? तुमने कभी विष कन्या का नाम सुना है? हाँ, पर वो सब तो कहानियों में होता है। असल में भी ऐसी कई ट्राइब्स हैं जो अपने बच्चों को बचपन से ही सांप का जहर देते हैं, ताकि उनका शरीर उनका आदी हो जाए और उन पर कभी किसी जहर का असर ना हो। मोहिनी के हाथ पर बने निशान को देखकर मैं समझ गया कि ये भी किसी ऐसे ही ट्राइब से बिलोंग करती है। रवि के हाथ नीले पड़े हुए हैं, यानी कि उसने रवि को भी जहर दिया है और उसे जबरदस्ती ये दरवाजा खुलवा रही है। लेकिन अब हम क्या करें? कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, वो लोग उस दरवाजे को नहीं खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो किताब नकली है। असली किताब मैंने सच में द्वारिका के पुजारी को दे दी थी। आर्यन का अंदाजा सही निकला। रवि के उस मंत्र को इस्तेमाल करने के बाद भी दरवाजे पर कोई असर नहीं हुआ।
वहीं तभी वहां पर अचानक कई सांप एक साथ आ गए, जिसे देख मोहिनी के साथ खड़े बाकी लोग वहां से भाग गए। वहीं इतने में पुलिस भी वहां आ गई। क्या चल रहा है यहाँ? आर्यन मौका देखकर रवि को भी वहां से बाहर निकाल लाया और उसे सीधा अस्पताल ले गया। इधर पुलिस ने मोहिनी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। जहर का असर खत्म होते ही रवि भी होश में आ गया। मैंने लगता है फिर गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं, वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन मंदिर में अचानक इतने सांप कहाँ से आए? पिछली बार तो हमने सिर्फ एक सांप को देखा था। वो मैंने विष्णु को वहां लाने को कहा था, ताकि उन लोगों को यकीन हो जाए कि सच में नाग उस दरवाजे की रक्षा करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि कभी कभी आस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह की कहानियों को जिंदा रखना भी जरूरी होता है। मैं इन सब पर यकीन नहीं करता था और अभी भी नहीं करता, लेकिन इस सफर में मुझे समझ आया कि वासुकी ताल से लेकर मनार शला तक उकेरी गई कहानियों का अर्थ सच और झूठ के पैमाने से कहीं ज्यादा है। नागों को मैं पहले सिर्फ सांप की तरह देखता था, पर मैंने कभी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की। साइंटिफिकली भी स्नेक सॉइल फर्टिलाइजेशन, पावर, लाइफ और बैलेंस को डिनोट करते हैं। वो हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना नेचर सर्वाइव नहीं कर सकती, और शायद इसीलिए लोग उनकी पूजा करते हैं और उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं। लेकिन हमें उन 5 मुखी नागों के 5वें रूप का मतलब तो पता नहीं चला। पता चल गया। क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। सांप जिस तरह अपनी पुरानी स्किन को उतारकर नई स्किन को अपनाता है, ठीक उसी तरह नेचर भी वक्त के साथ ट्रांसफॉर्म होता रहता है, और हम भी। लेकिन अब तक मुझे एक बात समझ नहीं आई, राजीव कल ही रिपोर्ट पब्लिश क्यों कराना चाहता था? क्योंकि कल नाग पंचमी है। जब हम रवि को मंदिर से लेकर आ रहे थे, तब मैंने बाहर लोगों को बात करते हुए सुना था। राजीव शायद नाग पंचमी के दिन नागों की धार्मिक वैल्यू को खत्म करना चाहता हो, ताकि वो बिना किसी रुकावट के सबके सामने वो दरवाजा खोल सके। लेकिन वो अभी भी तो नहीं रुकेगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कल रिपोर्ट पब्लिश होते ही जिन लोगों ने उसे इस काम के लिए यहाँ भेजा था, वो उससे उसकी पोस्ट छीन लेंगे। आर्यन सर मान गए आपको। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो मैं भी वापस अपने गांव चलता हूँ। इस सफर में मुझे आप लोगों के साथ बहुत मजा आया। विष्णु वापस घर चला गया था और रवि भी बिल्कुल ठीक हो गया था। वहीं आर्यन ने जल्द ही अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और उन तीनों को उस रिसर्च के लिए अवार्ड तक मिला। काश विष्णु भी यहाँ होता। फिर रुको, मैं उसे फोन मिलाता हूँ। लेकिन जैसे ही आर्यन ने उसे फोन मिलाया, उसका फोन बंद था। आर्यन ने यह खुशखबरी देने के लिए सरपंच जी को फोन किया, लेकिन जो सरपंच जी ने कहा उसे सुन आर्यन चौंक गया। सरपंच जी ने क्या कहा? वो कह रहे थे कि उनके यहाँ विष्णु नाम का तो कोई आदमी रहता ही नहीं, लेकिन अगर गांव में कोई विष्णु नाम का आदमी था ही नहीं, तो फिर वो कौन था जिसने पूरे सफर में आर्यन, माया और रवि की मदद की?